तो गाइस आज के इस वीडियो में जो कि सबसे पहला वाला वीडियो हम 10 स्टॉक मंत्रा में बना रहे हैं। ये वीडियो बेसिकली बिगनर्स लोग के लिए है। तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि सर हमें स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है। दो हमारे चैनल पे काफ़ी दिनों से हम इंट्राडे के वीडियोस बनाते हैं, लेबल्स बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव कर रहे हैं। बट बहुत बारी ऐसे हमें फील हुआ कि लोग जो बिगनर्स होते हैं मार्केट में आते हैं, दे हैव बिकम इन्फैचुएटेड बाई ऑल दिस लाइमलाइट्स या जो भी होती हैं स्टॉक मार्केट की, मतलब वहाँ पे चकाचौंध में थोड़ा खो जाते हैं। तो उनके पास जो सबसे बड़ी एक दिक्कत होती है वो है गाइस उनकी बेसिक्स। तो आज हम इस कंप्लीट वीडियो में आपसे बेसिक्स कवर करेंगे। तो ये एक ट्यूटोरियल वीडियो टाइप का रहेगा, थोड़ा लंबा जा सकता है। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो तो हम बता देना चाहते हैं आज के वीडियो में क्या चीज़ें कवर होगी। तो सबसे पहले तो आपका पूरा बेसिक्स कवर किया जाएगा कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट है क्या, क्या बेसिकली क्यों रीजंस होती हैं, क्यों कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स। एक आदमी क्यों स्टॉक मार्केट में आता है, ये जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगता है क्यों लगता है, कौन लगाता है, सारे डिटेल्स में देखेंगे। और मेनली जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 20 बेसिक टर्म्स। तो 20 बेसिक टर्म्स है जो कि एक बिगनर को जानना ही जानना है बिफोर ही एक्चुअली स्टार्ट इवन लर्निंग स्टॉक मार्केट। इन्वेस्टिंग तो बहुत बात की बात है, तो स्टॉक मार्केट में क्या चीज़ें रहेंगी वो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सिट बैक रिलैक्स। तो ये थोड़ा लंबा जा सकता है ये वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये वीडियो देखने से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, पॉज करिएगा, अपने मतलब थोड़ा टाइम निकालिएगा, जितना देर भी ये चलेगा। आई एम नॉट श्योर ये वीडियो कितना देर चलेगा, हो सकता है आधा एक घंटा भी जा सकता है। हम ट्राई करेंगे इसको नटसेल में कवर करने के लिए, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सिट स्ट्रेट, एक आराम से एक पोजीशन में रखिए। अगर फ़ोन पे हो तो सारे टैब्स वगैरह बंद कर दीजिए, लैपटॉप पे देख रहे हो तो बाकी टैब्स बंद कर दीजिए, म्यूज़िक वगैरह फ़ोन को साइलेंट मोड पे रख के अपना नेट ऑफ़ कर दीजिए अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो। नहीं तो साइलेंट मोड पे इसको थोड़ा डिटेल लेवल पे देखने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ ये पार्ट 1 वीडियो है। यहाँ पे हम पूरी बेसिक्स कवर करेंगे। उसके बाद इन सब्सिक्वेंट वीडियोस हम लोग इन जो भी पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे उसको नटसेल में धीरे धीरे करके जाएंगे, ताकि हमारा मेन इंटेंशन यही है कि जो लोग भी बिगनर है स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, दे शुड हैव द फंडामेंटल्स रेडी। ये वीडियो बाकी हर कोई यूट्यूब वीडियो से थोड़ा अलग रहेगा, बिकॉज हम सिर्फ वही बताएंगे जो कि आपके लिए नेसेसरी है। ज़्यादा बड़े वर्ड्स हम यूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा बिग जार्गन्स हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। बेसिक सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे जो आप और मैं जैसे लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। बिकॉज मैं खुद भी एक रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से शुरू किया था। जब 2015 में जब मैं आईटी में था तब मैंने ये शुरू किया था। तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ हेल्प करेंगी, ठीक है। तो विद दैट सेड तो हम लोग शुरू करते हैं आज का बेसिक्स वाला। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग पॉज करके नीचे भी कमेंट करते रहिएगा। और इस वीडियो का एक इंटेंशन ये भी है कि ये थोड़ा मैं चाहता हूँ इंटरेक्टिव हो। तो जो भी क्वेश्चंस मैं आपको पुट करूँगा, जो भी चीज़ें मैं आपको बोलूँगा, तो आप वो चीज़ को ना थोड़ा नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप नीचे कमेंट करके पॉज करके बताइएगा, तभी जाके आप चीज़ों को सीख सकते हो। ओके, तो आप कमेंट कीजिएगा जब भी आपके कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे या जो भी आप फील करते हो, जो भी हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ रहेगा जिससे कि आगे के वीडियोस को भी हमें थोड़ा और नटसेल में डिटेल में लगा कि हम कैसे करने से आपको थोड़ा हेल्प रहेगा। ओके, तो क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट। तो गाइस बिफोर वी स्टार्ट, आप अपना कमेंट नीचे डालिए कि आप एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट क्या समझते हो, जो अभी का आपका नॉलेज है। पॉज कीजिए, 5 सेकेंड लीजिए, 10 सेकेंड लीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए स्टॉक मार्केट होता क्या है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। बहुत लोगों का बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियन होगा कि स्टॉक मार्केट होता है जहाँ पे हम पैसा लगाते हैं, सुबह पैसा लगाओ, शाम को पैसा निकालो, 100 रुपये डाले, 200 रुपये निकल गया। तो एक तरीके से एक क्या बोलते हैं, मनी मेकिंग मार्केट हम इसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट को। ओके, कुछ लोग बोलेंगे स्टॉक मार्केट मतलब मान लीजिए जो कंपनीज है उनके हम शेयर परचेस बाय सेल करते रहते हैं, तो उनमें से हमें जो भी प्रॉफिट आता है वो स्टॉक मार्केट होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जो कि आप कमेंट कर सकते हो, बट हम आपको अभी बताते हैं कि स्टॉक मार्केट होती क्या है। ओके, तो बिफोर गोइंग टू स्टॉक मार्केट हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा तो स्टॉक क्या है। तो मान लीजिए सबसे पहले इसको एक डिटेल वे पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये स्टॉक शुरू कहाँ से होता है। तो मान लीजिए जैसे कोई भी, मान लीजिए आप में और आपके कोई भी दोस्त हैं, वो फॉर एग्जांपल कोई एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, तो सपोज़ मान लीजिए फॉर एग्जांपल रवि, एक नाम ले लेते हैं, रवि वांट्स टू स्टार्ट ए बिज़नेस, ठीक है। उनको एक गारमेंट की शॉप लगानी है, कोई भी पर्टिकुलर एक बिज़नेस लगाना है, ठीक है।
तो ये कंपनी उनको शुरू करने के लिए, मतलब मान लीजिए एक कंपनी है, इसको शुरू करने के लिए उनको चाहिए, फॉर एग्जांपल हम सेफ साउंड बहुत बड़े अमाउंट नहीं लेंगे, मान लीजिए इनको फॉर एग्जांपल 50 से 100 करोड़ चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे हम सुविधा के लिए ये चीज़ करेंगे कि मान लीजिए उनको 100 रुपये चाहिए, तो ये थोड़ा नंबरिंग कैलकुलेशन के लिए थोड़ा ईजी रहेगा, तो वो आपको थोड़ा हेल्प करेगा, ठीक है। तो रवि को चाहिए 100 रुपये, ठीक है, या फॉर एग्जांपल 100 करोड़ चाहिए। तो रवि के पास ऑप्शंस क्या हैं ये स्टॉक्स खरीदने के लिए, मैं सॉरी, ये बिज़नेस को शुरू करने के लिए, ठीक है। तो रवि क्या करेगा, तो पहले तो उसके पास 3 ऑप्शन रहेंगे। या तो अपने घर वालों से पूछेगा, ठीक है, फ्रेंड्स फैमिलीज़ जो भी रहते हैं, फ्रेंड्स फैमिलीज़, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा, या तो बैंक, ठीक है, कि बैंक से वो लोन लेगा। तो अभी प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर मान लीजिए रवि आपका दोस्त होता है या रवि आपका भाई होगा, वो आपको आके मांगेगा कि भाई मुझे 100 करोड़ चाहिए या 50 करोड़ चाहिए ये कंपनी करने के लिए, ठीक है। या हम अंबानी का बात कर लें, छोटा भाई बड़ा भाई से मांग रहा है, हो सकता है अगर आप अंबानी टाइप के हैं तो शायद आपके फैमिलीज आपको ये दे देंगे। बट अगर आप नहीं हो, या आपके कोई नॉर्मल आप मिडिल क्लास से हो, या बिज़नेस शुरू कर रहे हो बट आपके पास इतना बड़ी असेट नहीं है, और नॉर्मली हम जब भी स्टॉक मार्केट का बात कर रहे हैं तो बड़े अमाउंट पे होता है, एक ऐसा नहीं है कि 1-2 लाख 5-10-20 लाख, वैसा नहीं होता है, बहुत बड़े अमाउंट पे रहता है। तो अगर ये ऑप्शन कट जाता है तो उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या रहता है, टू गो टू द बैंक, ठीक है। तो बैंक के पास हो जाते हैं। बट अगेन अगर आप शुरू कर रहे हो एक 100,000 करोड़ का ये करके, बैंक आपको जब भी इंटरेस्ट देगा, आपका जो परसेंटेज रहेगा वो काफ़ी हाई रहेगा। आई एम नॉट श्योर कि कितना परसेंटेज एक बिज़नेस में लगता है, बट मान लीजिए 8 से 12% तक का आपका ब्याज आपको महीने में, सॉरी, मतलब या ईयरली आपको देना पड़ेगा। तो आप सोचिए, आप एक तो डेब्ट में हो, उस पर इतने ज़्यादा कर्ज के बाद आप उस पर से आपको बैंक को लौटाना पड़ रहा है इतना, डेफिनेटली हर साल। नहीं तो अगेन बैंक आप पे काफ़ी केस वगैरह कर सकती है, आपकी कंपनी मतलब नीलाम हो सकती है, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। तो उस केस में रवि को करना क्या है, ठीक है। तो ये सारे अगर ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, फॉर एग्जांपल दोस्त मना कर दिया, बैंक मना कर दिया, तो इनके पास एक जो मेन एक चीज़ रहता है जो हमसे वो पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ थर्ड वन इज़ स्टॉक मार्केट, ठीक है। हम ऐसे हम जब भी मैं लिखूँगा स्टॉक मार्केट इसका मतलब है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो आ गया स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है स्टॉक मार्केट में कि रवि क्या करेगा, फॉर एग्जांपल रवि क्या करेगा, उसने लिस्ट किया कि अच्छा ये मेरा एक कंपनी है, ये मैं शुरू करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं एक आईपीओ लॉन्च करूँगा, ठीक है। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपका कवर हो रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। सॉरी फॉर द राइटिंग, बट आप ध्यान में रखिए, इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, आईपीओस। इस केस में क्या होगा कि मान लीजिए अगर मुझे ये बिज़नेस शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 100 करोड़ का एक आईपीओ निकालूंगा। तो आईपीओ निकालने के दो टाइप्स रहते हैं। तो ये आपको एक फेस वैल्यू पे आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स डिफाइन करने होते हैं। अभी शेयर्स क्या हो जाता है, तो शेयर का सिंपल मतलब होता है कि गाइस, जब भी आपकी कोई कंपनी होती है तो उसके जो भी एसेट्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल ये 100 करोड़ की होती है, तो मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल ये 100 रुपये कर देते हैं अभी, ठीक है। 100 रुपये का मैं चाहूँ तो 100 शेयर्स बना सकता हूँ, नंबर ऑफ़ शेयर्स, ठीक है, एंड प्राइस पर शेयर, ठीक है। तो अगर 100 शेयर करता हूँ, पर शेयर का कितना कॉस्ट हो गया, 1 रुपये। अगर मैं 50 शेयर बनाता हूँ इसका, तो पर शेयर हो गया 2 रुपये। या अगर मैं 20 शेयर बनाता हूँ, पर शेयर हो जाता है 5 रुपये। तो जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होगा तो हम कैलकुलेट करेंगे, अच्छा ठीक है, हम टोटल 100 शेयर बनाते हैं, पर शेयर का रुपये 1 रहेगा। अगर ये 1-1 रुपये करके 100 शेयर हमारा बिक जाता है, हमारा 100 रुपये आ गया जो कि 100 करोड़ है, मैं जाके अपना ये बिज़नेस शुरू करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, तो पहले उसके बहुत सारे टेक्निकलिटीज़ होती हैं जब आपको स्टॉक मार्केट में आईपीओस के लिए आप निकाल सकते हो, तो उसके जो भी लॉजिक हैं, उसके पीछे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी हेवी रहती हैं, इतनी इजीली कोई भी कंपनी जाके लिस्ट नहीं कर सकती है। बट वो एक डिफरेंट टॉपिक रहेगा, वो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे कि व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर ए कंपनी टू लिस्ट इटसेल्फ इन द स्टॉक मार्केट एज ए आईपीओ, ठीक है। बट इनवेस्ट मान लीजिए उन्होंने ये लॉन्च किया, तो 100 शेयर 1 रुपये पे मार्केट में ओपन प्राइस पे चली गई आईपीओ के दिन लिस्ट होने के लिए। 100 शेयर लोगों ने खरीद लिया, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे, अगर मैं कंपनी का खुद ओनर हूँ, मैं इसमें से 50% या जो भी अपना खुद का एक स्टेक रखूँगा, बाकी 50% मैंने मार्केट से उठा लिया, ठीक है। तो ये तो इक्वल अमाउंट पे हो गया, ठीक है। उससे ज़्यादा का भी आईपीओ हम निकाल सकते हैं, अगर मुझे 100 करोड़ चाहिए तो हमें 100 करोड़ से ज़्यादा भी होगा, तो ये भी एक डिफरेंट पॉइंट आएगा। बट अभी के लिए हम सिर्फ 100 करोड़ पे ही लिस्टिंग का बात कर रहे हैं, ठीक है।
100 करोड़ आ गया। यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए टोटल 100 शेयर्स लोगों में बढ़ गए, ठीक है। तो लोगों के पास चले गए, पीपल आर हैप्पी, मतलब उनके पास है अभी। और ये जब खुलेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें पैसा मिल गया आईपीओ के दिन, मैं चला गया अपना कंपनी खोलने पे, ठीक है। मैं निकल गया अपना कंपनी, फॉर एग्जांपल रवि निकल गया अपना कंपनी खोलने के लिए। अभी क्या होता है सिचुएशन कि 100 करोड़ रुपए चाहिए थे, उनको मिल गए, कंपनी यहाँ पे शुरू हो गई, फॉर एग्जांपल रवि लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी शुरू हो गई, 22 तारीख को लिस्ट हो गई थी आईपीओ। अभी क्या होगा, ये स्टॉक मार्केट में आती है ये शेयर, जिस दिन लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग होने के बाद क्या हो गया, जो शेयर अभी 100 शेयर मार्केट में घूम रही है, अभी इसकी 22 सेल शुरू हो जाएगी। वहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप और मैं जैसे रवि के ये शेयर में से मेरे 2 शेयर हैं, आपके 3 शेयर हैं। हम क्या करेंगे, हमें एक शेयर को मिला था 1 रुपये पे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको शेयर मार्केट जब ओपन होगा, जिस दिन लिस्टिंग होगा, उस दिन बाय सेल के ऑप्शन शुरू होंगे, ठीक है। मतलब खरीदारी बेचदारी, हमें लगेगा कि अगर ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, कल इसके डिविडेंड अगर अच्छे आएंगे, अगेन डिविडेंड इज़ अनदर कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब जो कंपनीज़ के प्रॉफिट होते हैं, उनमें से अगर आपको कुछ भी मुनाफा होता है, तो कंपनीज़ क्या करती है, पर शेयर एक डिविडेंड्स लॉन्च करती है। तो बेसिकली अगर डिविडेंड की अगर हम बात करें, तो डिविडेंड इज़ ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाई द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इस केस में जैसे रवि है, अमॉन्ग हिज शेयर होल्डर्स। तो जिन लोगों ने अभी शेयर खरीदा है, जो 100 शेयर, दे बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी जब भी एक फिनेंशियल ईयर में कुछ प्रॉफिट लॉस करती है, मान लीजिए प्रॉफिट करती है, तो वो प्रॉफिट को एज ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड अमॉन्ग हिज शेयर होल्डर्स। तो मतलब इनका जो भी प्रॉफिट आएगा इनको मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लोग उसके चक्कर में भी लॉन्ग होल्ड करते हैं, मतलब जो जो जेन्युइन बायर्स होते हैं, वो कंपनी में इन्वेस्ट करके 10-20 साल तक उसको छोड़ देते हैं, ताकि कंपनी के डिविडेंड उनको मिलते रहे, हालांकि प्राइस ऊपर नीचे जो भी होती रहे वो होती रहेंगी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये प्राइस एक्शन, कि ये जब लिस्ट हो जाता है तो ये ऊपर नीचे कैसे होता है, ठीक है। ये आपका सवाल आ रहा होगा। तो अभी तक आई थिंक अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है, क्लियर डाउट है, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, डेफिनेटली हम उसको भी करने की कोशिश करेंगे। बट अभी क्या हो गया, फॉर एग्जांपल रवि को 100 करोड़ चाहिए था, उसके घर वालों ने नहीं दिया, बैंक वो गया नहीं, स्टॉक मार्केट उसने आईपीओ रिलीज़ किया, उसके पैसे मिल गए, उसका बिजनेस शुरू हो गया। अभी आ गया लिस्टिंग, ठीक है। लिस्टिंग में एक टर्म आता है, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। तो अभी क्या हो गया कि अभी आपका क्वेश्चन आएगा कि ये लिस्ट कहाँ पे होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज में होता है, जो कि स्टॉक मार्केट बोला जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज होता क्या एग्जैक्टली, मतलब वो करती क्या है स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक फैसिलिटी होती है, जैसे आपने सुना होगा एनएसई, बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज में ये जो शेयर्स होती हैं, इसकी खरीदारी बिक्री होती है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल टर्म में मान लो, जैसे आपके मॉल्स होते हैं, या जैसे रिटेल आउटलेट होते हैं, रिलायंस हो गया, या डी मार्ट जैसे आउटलेट्स होते हैं, जहाँ पे कि आपको सामान वगैरह मिलती है, ठीक है। आप रिलायंस से ख़रीदो, या तो डी मार्ट से ख़रीदो, या फ्रेश बाय से ख़रीदो, जिनके आउटलेट्स है। अगर आपको मान लीजिए आपको कुरकुरे ख़रीदना, आप यहाँ से भी खरीद सकते हो, यहाँ से भी खरीद सकते हो, यहाँ से भी खरीद सकते हो, कंपनी सेम है, कुरकुरे की कंपनी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सेम। वाइज ये जो रवि का, जो रवि लिमिटेड की जो शेयर है, वो एन से भी लिस्ट होगी, बी से भी लिस्ट होगी। ओनली दे जस्ट फैसिलेट द बाय एंड द सेल। तो यहाँ पे बेसिकली बायर्स होते हैं, यहाँ पे सेलर्स होते हैं। तो सेलर यहाँ पे पुश करेंगे और यहाँ से बायर उसको खरीदेंगे। तो ये इटरेशन में ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। तो दैट इज़ बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज। तो अगेन मैं लेमैन लैंग्वेज में ही आपको बात कर रहा हूँ, ताकि आपको ईजी लगे समझने के लिए। तो ये है बेसिकली आपका स्टॉक एक्सचेंज का पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली ऑल स्टॉक एक्सचेंज करेंटली जो भी इंडिया में है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, वो सब डिजिटल हो चुके हैं। तो इजी हो गया। पहले क्या होता था कि आपको पेपर बिडिंग होना होता था, फिर आपको एक ब्रोकर पकड़ना पड़ता है। तो अनदर पॉइंट इज़ नाउ द ब्रोकर। तो ये ब्रोकर होता है कौन है, तो ब्रोकर क्या होता है, तो बेसिकली आपके जो भी बाय सेल करना होता है स्टॉक एक्सचेंज में, वो फैसिलेट करता है। आपके पास शेयर है, मतलब आप यहाँ पे ख़रीदे हैं, आपने ब्रोकर को बोला मेरा ये शेयर बेच दो, वो कहीं गया किसी को बेचा, वहाँ से उसने आपको पैसा दिया, उसके लिए कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन रखता है। पहले ये लोग इंडिविजुअल करते हैं, बट अभी जैसे ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, फिर बाकी जो भी है, मतलब 5 पैसा, एंजल ब्रोकिंग, आईसीआईसी डायरेक्ट, जो भी, ये सब लोग ब्रोकर का ही काम कर रहे हैं, बट दिस हैज ऑल बिकम डिजिटल, ठीक है।
तो ये आपके बाई सेल तो करते हैं, बट उसके लिए वो एक ब्रोकरेज परसेंटेज रखते हैं, जैसे इंट्राडे के लिए 20 रुपये हो गया पर ऑर्डर के लिए। ठीक है, ये सब थोड़े बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। तो अभी जब स्टॉक एक्सचेंज पे ये लिस्ट हो गया, मतलब जैसे मैंने बोला रवि अपना 100 करोड़ लेके काम कर रहा है, अभी जब लिस्ट होता है तो कैसे उसकी ग्राफ बनेगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, मैं इसको एक कर देता हूँ। तो इसके ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, तो पहले मान लीजिए 1 रुपये में यहाँ पे शुरू हुआ था, तो ऐसे ऐसे करके स्टॉक ऊपर नीचे होगी। ठीक है, नॉर्मली ऐसे थोड़ा वेव फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे प्राइस होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेज जो भी चलती है। ठीक है, तो प्राइस ऊपर नीचे कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो टर्म समझना पड़ेगा कि जो बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, तो ये बायर्स हैं, ये सेलर्स हैं। ठीक है, तो जब भी कोई शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे जाता है तो उस पर एक चीज़ जो आती है वो होता है बिड। बिड मतलब यहाँ पे आ गया स्टॉक मार्केट। मार्केट का सिंपल मतलब क्या है, आप किसी भी मार्केट में चले जाओ। मैं टिपिकल मार्केट मतलब जैसे सब्जी मंडी को ले लो या कोई ऐसी जगह पे, तो आप क्या करते हो कि फॉर एग्जांपल आपको कोई सब्जी खरीदना है, जैसे आलू खरीदना है या टमाटर खरीदना है, तो आप 5 जगह जाके पूछते हो, 5 सेलर। ठीक है, तो कोई बोलता है कि फॉर एग्जांपल हमारे ही केस को ले लेते हैं, तो 1 रुपये का अभी हमारा ये आलू चल रहा है, कोई आपको सबसे कम दाम में देगा। ठीक है, 1.5, कोई 2, कोई 3, कोई 4, ऐसे रेट पे देगा। ठीक है, तो ऐसे 5 आलू दुकान पे आपको ऐसे रेट मिलेगा, बट आप कहाँ से खरीदोगे, जिसके पास सबसे कम होता है। तो द बेस्ट सेलर इज़ जो कि आपको सबसे कम अमाउंट में देता है। ठीक है, तो इसीलिए मार्केट जब हम बोलते हैं तो बेसिकली जो सेलर सबसे कम प्राइस पे देता है उससे लोग नॉर्मली खरीदते हैं। अभी आप ये मत सोचिएगा कि टमाटर अगर ख़राब है तभी ख़राब मिलता है, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज़ ये स्टॉक मार्केट है, तो यहाँ पे ख़राब अच्छा तो सिर्फ कंपनीज ही होती हैं, कंपनीज़ के माल नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि आलू ख़रीदना है तो हो सकता है मार्केट में आपके आलू अच्छे बुरे कहीं पे मिल सकते हैं, बट यहाँ पे बस रिलायंस का अगर मैं स्टॉक बेच रहा हूँ तो मैं एज ए सेलर हूँ, तो मैं 1.5 रुपये में बेच सकता हूँ, कोई 2 रुपये में बेच सकता है, कोई 3 रुपये में बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब तो हम रवि लिमिटेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बायर कौन होता है, तो अगर मान लीजिए जैसे बेच रहे हैं लोग, वैसे ख़रीदार भी आते हैं। अगर मान लीजिए हमें लग रहा है कि ये शेयर आगे प्राइस बढ़ेगी, ये कंपनी अच्छा ग्रोथ करेगी, इसके अच्छे डिविडेंड्स आएंगे, तो नॉर्मली हम एज ए ट्रेडर क्या होते हैं, हम सिर्फ प्राइस को ही देखते हैं कि इसका प्राइस ये है। बट जो एक्चुअल इन्वेस्टर होते हैं ना, वो डिविडेंड पे फोकस करते हैं, ग्रोथ पे फोकस करते हैं कंपनी के। तो अगर मान लीजिए आज अगर हम लोगों ने 1 रुपये में ख़रीदा है, अगर हर साल इसके डिविडेंड ही हमें 50 पैसे मिल रहा है, तो वैसे ही 2 साल में हमारा 1 रुपये वैसे ही निकल जाएगा। ठीक है, एंड अगर ये 1 रुपये बढ़ के कल को अगर 100 रुपये पहुँच गया, तब तो यारे न्यारे हो गए, राइट। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, तो अभी बायर क्या होगा, मैं आ गया हूँ। ठीक है, बायर, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि नहीं भाई, मैं इसको 1.4 में ही खरीदूँगा। ठीक है, मतलब 1 रुपये 40 पैसे पे ही मैं खरीदूँगा। कोई आएगा नहीं, मैं 1 रुपये 20 पैसे पे खरीदूँगा, कोई बोलेगा 1 रुपये में खरीदूँगा, कोई बोलेगा नहीं मैं 0.80 पे। तो ये तो नॉर्मल सिनारियो में बोल रहा हूँ, बट नॉर्मल स्टॉक मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा प्राइस तो एकदम 5-5 10-10 पैसे पे ही मूवमेंट भी करती है। ये बहुत कम अमाउंट में कर रहा हूँ, बट 100-200 रुपये वाले स्टॉक्स पे भी वैसे ही मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, जब तक आपका मतलब बायर या तो सेलर, ये जो ऊपर वाला एंगल है, ठीक है, सॉरी मैं इसको फिर से दिखा देता हूँ। ये जो अपर ब्रैकेट है बायर सेलर का, मतलब जो सबसे हाईएस्ट बिड कर रहा है, सॉरी, जो सबसे हाईएस्ट बिड कर रहा है और जो सबसे कम बिड पे सेल कर रहा है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन एक्चुअली होती है स्टॉक एक्सचेंज पे। तो जब ये वाला बिडर क्या करेगा, 1.5 कर देगा, ठीक है, सॉरी, ये 1.5 कर देगा, तो यहाँ पे ये ट्रिगर हो जाएगा सेलिंग के लिए। ठीक है, अगर ये लिमिट ऑर्डर है, अगर लिमिट ऑर्डर क्या है, मतलब हम जब भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपको वो चीज़ें हम लोग डिटेल में जाएंगे। ठीक है, टेक्निकलिटीज़ पे वो सब आगे आएंगे, बट बेसिक समझ लीजिए। कोई बेच रहा है मतलब 1.5 रुपये पे, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मुझे 1.40 पे करना, वो नहीं देगा। तो कोई और आता है, वो बोल देगा कि नहीं मुझे 1.5 पे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1.4 वाला था, ये 1.5 ले लो भाई, मेरे पास अभी 200 शेयर हैं इसके, ठीक है, तो आप ले लो। तो उसने उसको बेच दिया, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिट कर गया। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में जो बेस्ट बायर होता है हु बाइज एट द हाइएस्ट प्राइस, ठीक है, एंड द बेस्ट सेलर हु
हु सेल्स एट द लोअर प्राइस। तो ये जहाँ पे ट्रिगर होगा वहाँ पे आपके ट्रांजैक्शन होती है जो कि आपके स्टॉक एक्सचेंज में बाय सेलर को हैंड ओवर हो जाती है इन द डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्मेट ऑफ द। ठीक है, तो अभी क्या होगा, तो ये आपको समझ में आएगा कि बाय सेल होता कैसा है। अभी ये प्राइस एक्शन क्यों मोमेंट होती है कि ऐसे है, स्टॉक की प्राइस कभी ऊपर चली गई फिर नीचे आ गई, फिर ऐसे ऐसे हो रही है, फिर ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर। इसका मेन रीजन वही बायर सेलर का। ठीक है, अभी मान लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आज के डेट में मैं बोल रहा हूँ 16 जनवरी 2021 का बात कर रहा हूँ। टाटा मोटर्स ने डिक्लेयर किया कि उसकी टाटा सफारी, ठीक है, टाटा सफारी 2021 मॉडल आने वाली है। टाटा सफारी, अब अगर आपको याद होगा टाटा की टाटा सूमो, टाटा सफारी सबसे लाजवाब गाड़ियाँ थी। मतलब 2000 के अराउंड के उस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ जब साल चल रही थी। आप कहीं पे भी देखो जिसके पास टाटा सफारी होगी, या तो आपके पेरेंट्स को पूछ लिया, अपने बड़े भैया से किसी को पूछे, वो एकदम लग्जरियस गाड़ी थी। तो जब टाटा ने ये डिक्लेयर किया कि टाटा मोटर्स बढ़ने वाली है, तो मान लीजिए टाटा मोटर्स का शेयर उस दिन 240 रुपये था। ठीक है, तो सेलर 240 पे इसको बेच रहे थे, अभी बायर भी 240 में ख़रीदने के लिए आ गए। ठीक है, बट अभी क्या होगा, जैसे ही ये मॉडल का लॉन्च हो गया, सेलर्स ने क्या किया, अभी 240 के जगह पे उन्होंने बोला नहीं भाई हमें अभी 250 में बेचना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बायर्स है 235 230 पे लोग खड़े थे, उनको क्या करना पड़ा, ये चीज़ खरीदने के लिए इनके बिड को बढ़ाना पड़ा 255, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई वो जितना चाहे ऊपर ले सकते हैं। तो क्या हुआ, 240 से प्राइस बढ़ के 250 पहुंच गए। ठीक है, 250 या तो 260 यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, तो ये जो प्राइस होता है ये कुछ नहीं, बेसिकली एल होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लास्ट जो भी ट्रेड हुआ है वो किस अमाउंट पे हुई है, यहाँ पे जैसे 250 फिर 260, मतलब उस दिन 260 तक वो प्राइस गई थी कल, सॉरी फ्राइडे को। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जब भी ऐसे कोई न्यूज़ ड्रिवन आती है, प्राइस ऊपर जाती है, यहाँ पे क्या होगा, जितने लोगों के पास अच्छा खासा स्टॉक था उन्होंने 260 पे बेचना शुरू कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे दिखाता हूँ। नॉर्मली क्या होगा, जब प्राइस इतना ऊपर चली गई, 260 हो गई, 262 हो गई, तो यहाँ पे बायर्स सेलर्स क्या होगा, सेलर्स अभी बढ़ गए, भारी मात्रा में लोग 260 पे बेचना शुरू किए, कोई 270 का टारगेट कर रहा है। बट अभी जो बायर्स है उन्होंने बोला कि नहीं, ऑलरेडी प्राइस इतना बढ़ चुका है, मैं इतने ऊपर ख़रीद नहीं सकता, मेरी औकात नहीं है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपना बिड को प्लेस किया 258, भाई मैं 258 पे दोगे तो ही मैं खरीदूँगा। तो एक सेलर क्या किया, उसने अपना प्राइस कम कर दिया 258। ठीक है, टारगेट एग्जीक्यूट हो गया, प्राइस थोड़ा नीचे आ गया 258। ऐसे ही जैसे ही एक सेलर ने कम किया, इनको क्या लगा, जो लोग बड़े अमाउंट पे थे, अरे भाई मेरा 260 में खड़ा कर रखा हूँ, नहीं बिकेगा तो मैं तो पकड़ के बैठ जाऊँगा, फिर मेरे तो मतलब इतना अच्छा अमाउंट पे जा रहा है तो मेरे तो लॉस होंगे। तो इन्होंने क्या किया, प्राइस ऑलरेडी इतनी बढ़ गई, तो ये लोग भी अपना प्राइस कम करके 257 256 ऐसे करते करते प्राइस फिर से आ गए 252 पे फॉर एग्जांपल, या उससे ज़्यादा आ गए 240 पे। फिर क्या होगी, जब इतनी नीचे आ गई, फिर नए बायर्स क्या सोचेंगे, अरे प्राइस तो नीचे आ गई, ये 260 गया, तब फिर से ये लोग प्राइस बढ़ाना शुरू कर देंगे 242, क्योंकि उनको चाहिए चाहिए चाहिए, तो ये लोग फिर से प्राइस बढ़ा। तो ऐसे ऐसे करके प्राइस मूवमेंट होती है, सिंपल लॉजिक। तो यहाँ पे एक जो बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा इंटेंशन, कि जो प्राइस एक्शन मूव होती हैं, जो भी होती हैं, आप नीचे कमेंट कीजिए व्हाट आर द रीजंस जिसके वजह से प्राइस मूवमेंट होती है। आई नो जिन लोगों ने कहीं से ट्रेनिंग किया होगा, कहीं से पढ़ा होगा, वो डेफिनेटली ये चीज़ बोलेंगे कि जो स्टॉक प्राइस होती है वो बढ़ती है बिकॉज ऑफ कंपनी। ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल्स। ठीक है, कंपनी फंडामेंटल्स सेकंड हो गया, कोई बोलेगा कंपनी के मैनेजमेंट। ये हो जाता है गाइस ऑल आर फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट। ठीक है, कंपनी फंडामेंटल्स के बाद कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी के ग्रोथ विजन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कम मतलब अभी बजट आ रहा है, बजट में कुछ अच्छा होने वाला है, जीडीपी ग्रोथ, एफआईआईज मतलब एफडीआईज अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सीपीआई इंडेक्स मतलब कंज्यूमर इंडेक्स, बहुत सारे ऐसे टेक्निकलिटी टर्म्स आप बोल सकते हो जिसके वजह से शेयर प्राइस बढ़ते हैं या तो आपके जो इंडेक्स बढ़ती है। तो नाउ द पॉइंट इज, इंडेक्स क्या होती है, ये इंडेक्स अगर आपने सुना होगा, अगेन आई विल कम बैक टू द पॉइंट कि स्टॉक प्राइस का, प्राइस एक्शन का क्या रीजंस है वो मैं बताऊंगा।
इंडेक्स क्या हो जाता है बेसिकली, अभी जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा निफ्टी 50, ठीक है, सेंसेक्स, ठीक है, ये हो गया सब इंडेक्स। फिर आ जाता है निफ्टी आईटी, फिर आ गया बैंक निफ्टी, ठीक है, फिर आ गया अभी जैसे फिन निफ्टी, फिनेंशियल निफ्टी, ठीक है। तो आपने ये टर्म्स तो सुने ही होंगे, कहीं ना कहीं पे आपको हमेशा देखा होगा निफ्टी बढ़ गया, 14,000 15,000 हो गया, सेंसेक्स 40,000 टच कर रहा है, निफ्टी आईटी। तो ये इंडेक्स क्या होते हैं बेसिकली, तो इंडेक्स आप एक्चुअली आपको एक ओवरऑल होलिस्टिक व्यू देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 क्या होता है, ये 50 कंपनीज, 50 टॉप कंपनीज जिनकी कैपिटल साइज़ काफ़ी बड़ी है, उनको लेके इनका एक इंडेक्स बना है। तो जब भी एक ओवरऑल विजन बनाया जाएगा कि मार्केट कैसा चल रहा है, तो ये निफ्टी 50 को ही बताया जाता है कि जो टॉप 50 कंपनी है इंडियाज़ की, उनकी परफॉर्मेंस को देख के निफ्टी 50 डिसाइड किया जाता है, बट इंडिविजुअल कंपनीज़ की नहीं होती है। तो ऐसे ही तरह जो इंडेक्स होती हैं ये ड्रिवन होती हैं बहुत सारे मार्केट्स के फैक्टर्स को लेके। बैंक निफ्टी हो गया सिर्फ बैंक्स को लेके, निफ्टी आईटी होता है ये इंडेक्स सिर्फ जितने भी बड़े आईटी कंपनीज हैं उनको लेके किया गया। नाउ जो रिसेंटली लास्ट मंडे को लॉन्च हुआ था वो था फिन निफ्टी, जिसमें कि बैंक्स भी हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी चीज़ों को मिला के ये चीज़ एक नया इंडेक्स बनाया गया है तो रीडिफाइन द पॉइंट्स। तो अगेन जो इंडेक्स होती हैं उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आप बोल सकते हो सर ये चीज़ें क्या होता है, ये हम लोगों ने ऑप्शंस ट्रेडिंग देखा है, अलग कॉन्सेप्ट है, दोज विल टॉक इन आर सब्सिक्वेंट वीडियोस, बट ओवरऑली ये इंडेक्स होती हैं, ठीक है। तो जब भी हम बोलते हैं मार्केट नीचे जा रहा है ऊपर जाता है, जो कि हम लोगों ने अभी बात किया प्राइस एक्शन, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे जो भी मार्केट जा रहा है ये क्यों हो रहा है, तो हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी ब्ला ब्ला ब्ला, बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये जो प्राइस एक्शन होती है these are basically happening for one reason, and that is your human psychology, ठीक है। मतलब ये बेसिकली ड्रिवन होता है सेंटिमेंट्स पे, मार्केट सेंटिमेंट्स पे। सिंपली मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे टाटा मोटर्स का मैंने बोला, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त होते हैं, बट अभी क्या हो गया, बजट में कुछ ऐसा आ गया कि बजट में किसी ने बोल दिया कि जो गाड़ियों के जो जीएसटी होती है वो 18% से बढ़ के अभी हो जाएंगी 25%। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे हाइपोथेटिकल क्या होगी, कंपनी जितना भी ग्रोथ कर रही है, लोगों को क्या लगेगा, अरे कंपनी से तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे जब इतना ज़्यादा ये लोग परसेंटेज देंगे, तो टाटा मोटर्स के शेयर गिरना शुरू करेंगे, जस्ट फॉर ए टेम्परेरी मोमेंट, ठीक है। सेम वाइज अगर मान लीजिए जैसे कोरोना वायरस आया था, ठीक है, कोविड, कोविड आप सबको पता होगा क्या हुआ, मार्केट में जितनी भी अच्छी मोमेंटम हो, जितना जो भी अच्छा था, सबकी धज्जियाँ उड़ा के मार्केट को उसने 7,000 8,000 पॉइंट तक लेके आ गया था निफ्टी को, ठीक है, हाँ कि नहीं। तो मेरा कहने का यही मतलब है, जो ये जो प्राइस एक्शन का हम बात कर रहे हैं, जो ये बेसिकली ट्रेडर्स के बीच में होता है, हम लोग इंट्राडे तो करते हैं, आपको देखता होगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बाहर टूटता है तो ऊपर निकल जाता है, फिर नया सपोर्ट रेजिस्टेंस के नीचे जाता है तो ब्रेकआउट करके नीचे आता है। तो दिस आर ऑल टेम्परेरी, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। बट जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे मैंने बोला 2000 में जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, सॉरी 1900 में जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा एमआरएफ पे, आज जाके शेयर के प्राइस देखिए उनके क्या है, आई एम नॉट श्योर, बट 50-60 हज़ार का उनका एक शेयर का वैल्यू है। क्या उस बीच में वो मार्केट ऐसा ऐसा नहीं हुआ होगा एमआरएफ का, बट कंपनीज़ के फंडामेंटल्स को उन्होंने होल्ड किया, उसके वजह से गया। तो शॉर्ट टर्म का अगर बात करें तो वोलेटिलिटी होती है आपके, जो भी मतलब बेसिकली क्या बोलते हैं, ये जो प्राइस एक्शन मूवमेंट होती है ऊपर नीचे, ये सब टेम्परेरी होते हैं। बट अगर आपको एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो ये चीज़ें काफ़ी लॉन्ग टर्म आपको होल्ड करके रखने के लिए रिजल्ट देगी। तो अगर सिंपल जैसे मैंने बोला प्लेन लैंग्वेज में ही हम बात कर रहे हैं, प्राइस एक्शन इज डिराइव्ड बाय योर फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स एंड साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब नीचे जा रहा है भाई, बेच दो, हमें क्या पता कल को बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और बेसिकली इंटरडे में तो आपके पास टाइम भी नहीं होता, आपको 3 बजे से पहले ही 3:15 के पहले स्क्वायर ऑफ भी करना होता है, तो आप अपना प्रॉफिट लॉस जो भी होता है उस चीज़ को करके आप निकलते हो। तो ये बेसिकली प्राइस एक्शन के रीजंस होते हैं जिसके वजह से आपको ये सारे मोमेंटम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अभी हो गया आपका प्राइस एक्शन कवर हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने ये टच किया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होती है,
बाय सेल ऑर्डर क्या होती है, फिर ब्रोकर्स क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने कवर किया है। तो अभी बेसिकली जैसे मैंने बोला कि शेयर क्या होती है। शेयर बेसिकली यही होता है कि कंपनीज का जो कैपिटलाइजेशन है उसको डिवाइड कर दिया गया नंबर ऑफ शेयर्स पे। तो शेयर क्या होता है, बेसिकली एक सर्टिफिकेट होता है फॉर अ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप इन द कंपनी। तो अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास 10 शेयर है, इसका सिंपल मतलब है कि मेरे पास 10 शेयर है ऑफ ABC कंपनी जो भी मैंने होल्ड किया है। बट अगर कोई बोलता है कि मेरे पास 10 स्टॉक है, दैट मीन्स वो 10 डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स उसने होल्ड किए, तो वो होता है स्टॉक। ठीक है, शेयर हो गया, शेयर स्टॉक एंड अभी हो गया पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो जब भी आप सुने होंगे कि मेरे पोर्टफोलियो में ये है वो है, तो पोर्टफोलियो इज़ बेसिकली आपका एक सेग्रीगेशन होता है कि आपने अपने जो भी कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टर ने किया है उसके बेसिस पे ये सब चीज़ें होती है। तो मतलब मान लीजिए मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, मैंने बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट किया है, तो ये सारी चीज़ों को मिला के एक पोर्टफोलियो डिफाइन होती है। ठीक है, कुछ लोग आप पूछ सकते हो कि सर आपने ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बोला ये क्या होता है कंपनी का। तो जैसे मैंने बोला कि मार्केट कैपिटलाइजेशन सिंपली होती है वैल्यू ऑफ द कंपनी एज पर द स्टॉक मार्केट। तो यही होता है कि जितने शेयर हैं उन सबको मिला के उनकी जो क्यूमुलेटिव वैल्यू होती है वो हो जाती है आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, ओके, हम लोगों ने स्टॉक बात कर लिया, स्टॉक एक्सचेंज बात कर लिया, शेयर बात कर लिया। अभी और एक पॉइंट आता है दैट इज़ बुल मार्केट। अभी मार्केट हम लोगों ने समझ लिया, बुल मार्केट क्या होता है। तो बुल मार्केट जैसे आपने हर्षद मेहता स्कैम देखा होगा, द बिग बुल ऑफ द स्टॉक मार्केट इन द 90s। उसमें क्या होता है, स्टॉक मार्केट में जब भी ऐसे रैली बढ़ते जाती है मतलब ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं बुलिश रैली। बुलिश रैली, और उसका अपोजिट होता है बियरिश रैली। ये अपोजिट होता है जहाँ पे कि आपका शेयर मार्केट नीचे से गिरना शुरू होता है। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ, ये बेसिकली ऊपर की तरफ जाता है और ये बेसिकली नीचे की तरफ जाता है। तो बेसिकली जैसे ये पॉइंट भी मैंने कहीं पे पढ़ा नहीं है, बट अगेन हर्षद मेहता स्कैम पे मैंने देखा है, जो बुल होता है वो अपने सींग से ऊपर उठाता है तो इसीलिए उसको बुल बोला जाता है, और जो बियर होता है वो अपने नाखूनों से उसको नीचे खरोच मारता है तो इसलिए वो नीचे, उसको बियरिश मार्केट का एक टर्म दिया गया। तो बेसिकली बुल बोलते हैं तो ऊपर जा रहा है, अच्छा मार्केट है, खरीदो बाद में बेचो। बियर होता है बेच दो, शॉर्ट सेलिंग अगर होता है तो नीचे खरीदना। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे एक जो पॉइंट होता है, तो नॉर्मली जो बाय सेल के ऑर्डर्स रहते हैं, बाय सेल सिंपल होता है गाइस, बाय नीचे के प्राइस पे करो, ऊपर सेल करो। ठीक है, तो ये टिपिकली जो हमारा स्टॉक मार्केट है ओवर द डेज होता है, मतलब जो आप मतलब CNC के स्टॉक्स लेते हो जो डिलीवरी वाले स्टॉक्स होते हैं, उस पे आप कम में खरीद के ज़्यादा पे बेचने का ही टाइप है। हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो भी सेबी है, अभी सेबी क्या हो जाता है, ये एक पॉइंट है, गुड पॉइंट, ये याद रहेगा कि सेबी क्या है मैं बताऊंगा। तो बेसिकली नीचे से ऊपर हम खरीदेंगे, और हमारा स्टॉक एक्सचेंज अलाउ नहीं करता है कि हम ऊपर पे बेच के नीचे खरीदें, इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग मतलब हमारे पास यहाँ पे शेयर है नहीं, हमने एक ओपन पोजीशन पे यहाँ पे बेच दिया है, पहले सेल ऑर्डर लगा दिया 1000 शेयर का, जब प्राइस नीचे आती है तब हम नीचे मतलब मान लो 900 रुपये पे हम लोगों ने इसको ख़रीद लिया। सेम हुआ, पहले बेच दिया फिर नीचे ख़रीदा। तो ये सिर्फ इंट्रा डे पे ही एप्लीकेबल है, इंट्रा डे पे ही आप ये चीज़ कर सकते हो, CNC में ये चीज़ अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपके पास शेयर है तभी आप बेच सकते हो, पहले आप ये बेच के बाद में ख़रीदना वो वाला सिस्टम है नहीं। बिकॉज हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो चाहती है कि हमारे प्राइस ऊपर बढ़े, इसी के लिए वो चाहते हैं कि ऊपर अगर ऐसे बेचते गए तो हर कोई ऊपर इतना हेवी अमाउंट में सेल करेगा तो लोग डर के लगेगा उनको कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, प्राइस नीचे गिरते जाएगा। तो वही चीज़ मेंटेन करने के लिए हमारा जो BTST है, बाय टुडे सेल टुमारो का कॉन्सेप्ट है, बट STBT नहीं है, मतलब सेल टुडे बाय टुमारो वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं हमारे एक्सचेंज में। ठीक है, तो अभी अभी आ गया ये पॉइंट सेबी। सेबी क्या है, तो सेबी का फुल फॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो कि पुलिस है स्टॉक मार्केट में, जैसे हर जगह पे पुलिस होती है, एक तरीके से एक विजनरी टीम होती है जो कि सही गलत अगर कुछ हो रहा है तो वो चीज़ करने के लिए, तो यहाँ पे सेबी वो चीज़ करती है। तो सेबी का काम क्या है, तो वो सिर्फ देखती है कि कोई प्राइस गलत वे से आर्टिफिशियली उसको प्राइस बढ़ना गिरना ये सब ना हो। जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बोल दूंगा, जैसे हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, वो
पार्ट जिसने भी देखा होगा उनको तो पता ही चल गया होगा कि ये जो घपलाती होती है मतलब स्टॉक मार्केट में वो कैसे होती है। एक एग्जांपल देता था आर्टिफिशियली मनी, ठीक है। मतलब कहीं और से पैसा लाके आर्टिफिशियल, अगर मान लीजिए अभी कोई कंपनी है एबीसी, उसका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है बट उसको खरीद खरीद के ऊपर ले रहे हो, मतलब जो प्राइस पे सेलर बेच रहा है वहाँ पे खरीद दो, तो जितना सेलर बेचता जाएगा प्राइस बढ़ता जाएगा। जब प्राइस एक पॉइंट पे आ जाएगा, रिटेलर्स क्या सोचेंगे, हम और आप क्या सोचेंगे, अरे इतना बढ़ चुका है अभी मैं खरीदूँगा। जब यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर सेंटर माना करेंगे तो ये क्या करेंगे, जिन्होंने पैसा बढ़ाया था यहाँ तक लेके गए थे, तो फिर वो यहाँ से बेचना शुरू कर देंगे। तो इनका तो यहाँ से वहाँ तक का पूरा प्रॉफिट निकल गया उस लेवल पे जब नए रिटेलर्स घुसेंगे, बट जिन्होंने यहाँ पे ख़रीदा उनका तो लॉस हो गया ना। तो यही चीज़ सेबी नज़र रखती है कि आर्टिफिशियली कोई स्टॉक प्राइस बढ़े नहीं जा रहे हैं, आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट नहीं किया जा रहा है, आर्टिफिशियली कोई गलत चीज़ ना हो रही हो, ठीक है। तो ये क्यों है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए और एक चीज़ भी होती है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, उसमें अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो उनको भी उसके भुगतान मिलते हैं। बट अभी सिंपल सा टर्म है कि मान लीजिए मैं कोई, फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है एबीसी, ठीक है। मैंने स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया, मेरी गड़बड़ी हो गई, कुछ ये हो गया, तो मुझे आके पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन, ओके ठीक है, ये गड़बड़ हो गई तो हम ये करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई ना कि अगर मेरी कंपनी डूब गई तो मुझे गवर्नमेंट क्यों पैसा देगी, या तो सेबी उस चीज़ को क्यों नज़र में रखती है कि कुछ लॉस हो गया तो हमें देगी। तो ये तो वही बात हो गई कि अच्छा ठीक है, मैंने कोई मोबाइल ख़रीदा, अगर वो मोबाइल ख़राब हो गई तो मुझे आके गवर्नमेंट पैसा दे रहा है। वैसा नहीं है गाइस। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, क्यों सेबी डिफ़ाइन किया गया है, क्योंकि ये एक एक ड्रीम है, एक विज़न है एक्चुअली। इसके पीछे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। ये डेवलप्ड है ऑलरेडी, ठीक है, और ये डेवलपिंग है, मतलब ये बढ़ रही है। तो इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। यूएसए क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। डिफरेंस क्या है डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री का, मैं आपको डेफिनेशन नहीं बोलूँगा, आपको पता है कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, उनके कितने अच्छे अच्छे फैक्टर्स हैं, मतलब डेवलप कंट्रीज़ में आपको सारे सुविधाएं मिलती है, सब कुछ है, मतलब एक डेवलप कंट्रीज़ में। हमारी कंट्री वो कर रही है। सिंपल सा अगर आप देखोगे, एक डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच में होती हैं कंपनीज़। क्यों मैं बता रहा हूँ कंपनीज़, एक कंपनी से डिफाइन करती है एक दुनिया, मतलब एक कंट्री को डेवलप या तो डेवलपिंग। यूएसए में कौन सी कंपनीज है, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एलन मस्क का मान लीजिए टेस्ला, फिर पेप्सी, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कंपनीज जैसे बोलते हैं मतलब पीपल, ये सब बहुत बड़े बड़े कंपनीज है। इंडिया में अगर आप बात करें, इंडिया में कंपनीज कौन सी है, टीसीएस, रिलायंस, फिर विप्रो, या तो एचडीएफसी, तो ऐसे कुछ कंपनीज है। तो जब कंट्रीज़ इतनी डेवलप्ड होती हैं तो उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वर्ल्ड वाइड बेचे जाते हैं, तो फिर वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, और कम इन इन टर्म जो हमारी कंट्रीज़ होती हैं उनके एसेस, उनके जो भी ये चीज़ें होती हैं वो बढ़े जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ से उनको काफ़ी कंट्रीज़ के जब इनपुट आते हैं, उनके जो क्या बोलते हैं, उनके जो एसेस होती हैं, मतलब जो कंट्रीज़ के जो भी फिनेंस होती हैं वो बढ़ती है, बिकॉज कंट्री को इनडायरेक्टली क्या होता है, जब ये माल बेचा जाता है तो उनको परसेंटेज ऑफ टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, और कम, और गवर्नमेंट क्या करती है, उससे कंट्री के डेवलपमेंट करती है, और इसीलिए वो डेवलप्ड कंट्रीज़ माना जाता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो कंपनी डूबे गिरे जो भी हो, गवर्नमेंट को तो टैक्स उसका मिल रहा है ना, तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलने से प्रॉब्लम क्या है, मतलब सेबी फिर क्यों डिफाइन किया गया है। तो एनीवेज, मतलब कुछ भी गलत हो कुछ भी अच्छा हो, गवर्नमेंट को तो उसका टैक्स मिल रहा है ना। बट नो, अगर मान लीजिए जो हम कॉमन रिटेलर से इन्वेस्टर्स है, ठीक है, जब यही चीज़ होगी, हमें जैसे हर्षद मेहता जैसे स्कैम हो गया, क्या आप और मैं पैसा लगाएंगे और मार्केट में, नहीं ना, राइट। तो अगर मान लीजिए रवि जैसा कोई इंसान है, या आप हो, आपके कोई दोस्त है, आप फिर स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले आपको वही लगेगा कि हमें अगर मतलब सपोर्ट ही नहीं मिलेगा लोगों से, लोगों का अगर भरोसा ही उठ गया स्टॉक मार्केट से, तो पीपल विल नॉट इन्वेस्ट इन द मार्केट। तो ऐसी नई जो इन्वेंशन है, नए एंटरप्रेन्योरशिप, उनको फिर पैसा नहीं मिलेगा, बिकॉज वो तो अपने दोस्त से नहीं मिलेगा, बैंक से उनको नहीं मिलेगा, तो वो अपने आइडियाज़ को
नेगेट कर देंगे। तो कल को कोई नया रिलायंस, कल को कोई नया एचडीएफसी, कल को कोई नया विप्रो, कल को कोई नया रॉयल एनफील्ड जैसा आयशर मोटर, ऐसी कंपनीज बनाने के लिए कोई सोचेगा भी नहीं। तो जब ऐसे नहीं होगा तो कंट्री ही ग्रोथ नहीं करेगी। तो यही मेन रीज़न है जिसके लिए सेबी को डिफ़ाइन किया गया था कि लोगों का भरोसा बना रहे स्टॉक मार्केट में, लोगों का भरोसा रहे कि नहीं, जिस पे हम पैसा लगा रहे हैं, जिस कंपनी में हम लगा रहे हैं, वो कंपनी हमें ग्रोथ करेगी, हमें डिविडेंड देगी, इन टर्म हमारा भी फ़ायदा होगा, इंडिया भी आगे बढ़ेगा, एंड दिस इज़ हाउ एवरीथिंग वुड रन स्मूथली। यहाँ पे मतलब धोखेधारी वाली कोई मार्केट नहीं है कि हमारा पैसा कोई खा जाएगा या लेके भाग जाएगा। दैट इज़ द रीज़न सेबी ने ये चीज़ डिफ़ाइन की थी। तो ये एक विजिलेंस डिपार्टमेंट है जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट वॉच रखती है मार्केट में कि कुछ भी ऊंच नीच ना हो। ठीक है, तो ये बेसिकली रीजंस थे जिसकी वजह से सेबी डिफ़ाइन हुई थी। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स आज हम लोगों ने बताए हैं। आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। तो जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक क्या है, शेयर क्या है, बुल मार्केट क्या है, बियर मार्केट क्या है, आईपीओ क्या है, इंडेक्स हो गया है, फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, डिविडेंड भी हम लोगों ने बोला, पोर्टफोलियो भी हम लोगों ने बोला। तो इसके बाद कुछ और कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं कवर करूँगा। तो ये वीडियो ऑलमोस्ट 40-45 मिनट का हो चुका है, मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचूँगा, बस स्टिल कुछ पॉइंट्स और हैं, ठीक है। तो अभी और एक चीज़ आ जाता है, जब भी आप मार्केट में आते हो एक नया टर्म आपको सुनने को मिला होगा, सॉरी ये कलर ही गलत है, ब्लू चिप्स, ठीक है, ब्लू चिप स्टॉक्स। ये एक टर्म भी आपको जानना पड़ेगा कि ब्लू चिप स्टिक्स होते क्या हैं। तो बेसिकली जो ये ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, तो ये बेसिकली जो भी अच्छे स्टॉक्स होते हैं, मतलब मान लीजिए जो कि मतलब बेसिकली क्लासीफाई ऐसे किए जाते हैं जो कंपनीज जो कि बहुत सालों से हैं, स्ट्रांगली फिनेंशियल परफॉर्म कर रही है, जिनके मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत ज़बरदस्त है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है रिलेटेड टू मार्केट। तो ये कंपनीज जनरली रिलायबल होती हैं, डिविडेंड टाइम पे करती है, एक हाउस होल्ड नेम हो गया, एक सेफ इन्वेस्टमेंट मान लीजिए। तो इन सब सारे स्टॉक्स को ब्लू चिप्स बोला जाता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप कौन से ब्लू चिप्स पे इन्वेस्ट किए हो, या तो आपके हिसाब से ब्लू चिप्स कौन से हैं। तो मैं आपको एग्जांपल नहीं दूंगा, आप नीचे कमेंट में बताइए ब्लू चिप्स कौन से हैं नीचे। तो डेफिनेटली वो एक चीज़ हमें लर्न करने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये हो गया ब्लू चिप स्टॉक्स, ठीक है। तो इसके बाद कुछ और पॉइंट्स मैं कवर करना चाहता हूँ, जैसे कि इसके बाद अगर आप मार्केट में आ गए तो आपको अभी तो समझ में आ गया कि स्टॉक मार्केट में होता है क्या है, क्या चीज़ें होती हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो है आपको फंडामेंटल एनालिसिस, नेक्स्ट इज़ टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस पे अगेन वी विल डू डिटेल लेवल वीडियोस। यहाँ से शुरुआत हुई है, जैसे हम लोगों ने बोला था 2021 से हमारे लर्निंग वीडियो आएंगे। तो मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बीच में जो मेन डिफरेंस है, फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, आपके कंपनीज़ के बारे में बात किया जाता है, जैसे कंपनीज़ की मतलब कैपिटल प्राइस क्या है, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, फिर उनके ग्रोथ प्लान क्या है, उनकी मैनेजमेंट क्या है, उनके आगे के विज़न क्या है, नए प्लान्स क्या बना रहे हैं वो लोग, फिर उनके जो भी डिविडेंड्स इंटरिम्स ये क्या कर रहे हैं, उनके प्रॉफिट लॉस मार्जिन क्या है, प्रॉफिट लॉस क्या है, फिर उनके मतलब कितने एसेट्स हैं, उनके पास कितने बैड लोन्स हैं, या उनके पास उन्होंने अपने बहुत सारी चीज़ें होती है। एनीवेज वो मैं अभी डिटेल पे मुझे याद भी नहीं आ रहे, बट ओवरऑली जो एक क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग ये सारी चीज़ों को फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसमें प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब कंपनीज के एसेट्स के ऊपर भी डिफाइन करता है, उनके जो ओनर्स रहते हैं उन्होंने क्या क्या परसेंटेज ऑफ शेयर कितना है, वो सब चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स को आप उनके एनुअल रिपोर्ट से भी डिफाइन करके देख सकते हो। बट जबकि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली आपके प्राइस एक्शन पे ही प्योरली डिपेंड होता है। ये कंपनीज के अंदर क्या होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट टेक्निकल एनालिसिस जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने ट्रेडिंग करने के लिए, वो होता है आपको टेक्निकल एनालिसिस प्रॉफिट दे या ना दे, आपको लॉस करने नहीं देता है। लॉस एज इन आप बोलोगे सर मैं 100 पे लिया था, 110 का मेरा टारगेट था, बट मैं 90 पे एग्जिट कर दिया, डेफिनेटली ये लॉस है। बट अगर आपके पास पता ही नहीं है कि आपको 90 पे निकलना है, हो सकता है आप ये 70 तक भी निकल जाते। तो यहाँ पे जैसे कुछ पॉइंट्स जस्ट मैं बोलूँगा, डिफाइन तो हम डिटेल लेवल पे करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस जैसे हो गया प्राइस एक्शन पे, तो एक प्राइस मूवमेंट ऐसे कर रहा है,
तो ये और ये उसका रेजिस्टेंस हो गया, ये इसका सपोर्ट हो गया। तो बहुत लोगों को पता नहीं है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है। रेजिस्टेंस मतलब जहाँ पे प्राइस मूव करके जा रही है बट वहाँ से फिर रिजेक्शन आ रही है, फिर नीचे आ रही है। सपोर्ट क्या हो रहा है, नीचे आ रही है बट एक प्राइस मतलब ये 100 और ये 90 है, ठीक है। 100 पे रेजिस्टेंस मतलब 100 के ऊपर वो जा नहीं रहा है, 90 के नीचे उसको आने नहीं दे रहे हैं। जो डिमांड सप्लाई वो इसके बीच में चल रही है, तो इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स हो गया जैसे कि एनीवेज टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे होते हैं। चार्ट एनालिसिस होता है, आपके इंडिकेटर्स होते हैं, कौन से इंडिकेटर्स आपको यूज़ करने होते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, मूविंग एवरेज, MACD, RSI, बॉलिंजर बैंड, वी वैप, ब्ला ब्ला ब्ला, देयर आर लॉट मेनी, ठीक है। चार्ट एनालिसिस मतलब आप एक कंपनीज के चार्ट्स को डिफाइन करके देख सकते हैं उसके पास्ट में क्या है क्या नहीं है। तो डेफिनेटली चार्ट एनालिसिस एंड इंडिकेटर्स आर द की फॉर द टेक्निकल एनालिसिस फॉर डिफाइनिंग द सपोर्ट, रेजिस्टेंस, करेक्ट एंट्री पॉइंट, करेक्ट एग्जिट पॉइंट्स, ये सारे डिफाइन करने के लिए। एंड बेसिकली जैसे मैंने बोला, आपके लॉस को मिटिगेट करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस इज़ अ मस्ट। तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी होती है, ठीक है। तो इसके बाद जो पॉइंटर्स है कुछ है कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। जैसे हमने बोला ऊपर सेल करो, नीचे बाय करो, ये होती है शॉर्ट सेलिंग बेसिकली। एंड ब्रेकआउट लेवल्स होते हैं कि मतलब जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ये ट्रेड कर रही है, फिर जैसे ही यहाँ से ये ब्रेकआउट देती है मार्केट उसके ऊपर फिर निकल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बट जब हम टेक्निकल एनालिसिस लेवल पे वीडियो बनाएंगे या तो हमारे जो भी इंटरिम कोर्सेस रहेंगे वहाँ पे हम लोग आपको डिटेल लेवल पे ये सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट आता है गाइस, हेजिंग। तो ये हेजिंग भी वर्ड आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हेजिंग होता क्या है। तो बेसिकली हेजिंग क्या होता है, एक कॉमन स्ट्रैटेजी होती है जो कि स्टॉक पोर्टफोलियोज़ में हो गया, या तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो बेसिकली एक तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी होता है टू ऑफसेट द रिस्क ऑफ द पोटेंशियल लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली हेजिंग का जो बेसिकली एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, जो लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैंने 100 पे ख़रीदा, मैं टारगेट वेट कर रहा हूँ 110 और मेरा स्टॉप लॉस SL मतलब गई स्टॉप लॉस 90 का है, तो 90 को पहुँच गया तो ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा, मेरे यहाँ पे सेल हो जाएगा, दैट इज़ ओके। बट जो इन्वेस्टर होते हैं उस पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है जैसे कि आपका फ्यूचर ऑप्शंस। अगेन ऑप्शंस इज़ ए इंश्योरेंस। तो मान लीजिए मैंने 100 पे कोई शेयर ख़रीदा है और मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ 3-4 महीने के लिए, मुझे लग रहा है कि 110 तक जाएगा। बट मैंने किया है क्या, एज ए ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदा है कि 90 का पुट, एक कॉल मतलब एक पुट को मैंने बाई किया है जो कि 90 तक पहुँचेगा। तो मुझे अगर मान लो ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ का जो लॉस हो रहा होगा यहाँ का प्रॉफिट में वो कवर हो जाएगा। तो इसके लिए ही एक हेजिंग किया जाता है। बट अगेन आप बोलोगे कि अरे सर वहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ से नीचे ऊपर आएगा तो प्लस माइनस तो ज़ीरो हो गया। दैट इज़ एग्जैक्टली वहीं पे आपको अपना स्ट्रैटेजी डिफाइन करना होगा कि आप तो ब्लाइंड अगर खेल रहे हो कि आप ऊपर का 100 खरीदने पे लगे हो, नीचे का 90 पे शॉर्ट सेल कर रहे हो, तो प्लस माइनस तो ज़ीरो हो जाएगा। तो वैसे थोड़ी ना इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग किया जाता है, बट ये एक तरीके से रिस्क हेज किया जाता है। मान लीजिए आपने 100 पे ख़रीदा है, आपने 110 का सोचा, बट ये नीचे जा रहा है, तो आप क्या करोगे, तभी इमीडिएटली 90 के पुट मत खरीदो। पर जैसे ही वो 100 के नीचे आ जाता है तो आप डबल क्वांटिटी पे 90 के पुट खरीद लो, क्योंकि आपको लगा कि आपका स्ट्रैटेजी गलत हो गया। अभी जब दाएं से नीचे आएगा तो आपका यहाँ पे डबल या तो ट्रिपल आप नीचे का खरीद लोगे, तो यहाँ का अगर लॉस 10 रुपये का हो रहा है वहाँ पे आपने 20 रुपये कमा लिया, 20 - 10 आपका 10 रुपये का प्रॉफिट, या तो 1-2 रुपये के प्रॉफिट पे भी हम निकल सकते हो। तो ये एग्जैक्ट कोई स्ट्रैटेजी कोई आपको बता नहीं सकता, ये आपको खुद डेवलप करना होता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जब आप टाइम दोगे मार्केट में, जैसे क्रिकेट मैच की तरह, कोई आपको ये नहीं बता सकता किस बॉल पे कैसे मारना है। गलत बॉल जब आएंगी आपको डिफेंड करना है, या तो हुक मारना है, पुल मारना है, डिफेंड करना है, या शोल्डर दिखाना है, या तो हेलमेट से ही बॉल को मार देना है। ये आपको खुद वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी स्टॉक मार्केट में ग्रोथ करते हैं उसके लिए आपको एक लर्निंग की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स जो थे हम लोगों ने बताया कि मैं उसको रिडिफाइन कर देता हूँ। जो भी पॉइंट्स आज हम लोगों ने बात किए हैं, जो भी पॉइंट्स हम लोगों ने आज टच किए, तो पहला था स्टॉक मार्केट क्या था, सेकंड था स्टॉक एक्सचेंज क्या था, थर्ड क्या था स्टॉक क्या था, फिर फोर्थ था कि शेयर्स क्या थी, शेयर्स का मतलब क्या है, फिर फिफ्थ पॉइंट था आपका बुल मार्केट क्या है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है आपका बियर मार्केट क्या है। आप नीचे कमेंट करके भी बताइए कि आपको इनमें से कौन कौन सा पॉइंट समझ में आए, कौन कौन से पॉइंट समझ में आए। 1 2 3 4 5 6 करके मैं बता रहा हूँ तो फिर याद रहेगा।
सेवेंथ हो गया आपका बेसिकली क्या था, ब्लू चिप स्टॉक्स क्या है, ब्लू चिप, ठीक है, ब्लू चिप स्टॉक्स क्या है। 8 हो गया था आपका आईपीओस क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जैसे कंपनीज लिस्ट करने से पहले इनिशियली उसको करती है। फिर 9th पॉइंट हो गया आपका फंडामेंटल एनालिसिस। 10th पॉइंट हो गया आपका टेक्निकल एनालिसिस के टर्म्स आपको जानने हैं। ओके, तो 11th आ रहा है आपका वोलेटिलिटी, ठीक है। तो वोलेटिलिटी एक टर्म होता है जिसका मतलब क्या है कि कोई शेयर जैसे मान लीजिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हम बता रहा हूँ कि मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट ये है, रेजिस्टेंस ये सपोर्ट है, ये मान लीजिए 900 रुपये है और इसका सपोर्ट है 850। बट हर 5 मिनट के कैंडल में अगर ये ऊपर भी हिट कर रहा है, नीचे भी हिट कर रहा है, ऐसे ऐसे करके इसका कैंडल बन रहा है, तो इसको बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हम बोलते हैं, ठीक है। मतलब प्राइस स्लोली मूव नहीं कर रहा है, बहुत जल्दी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो एक्सट्रीमली वोलाटाइल बोला जाता है। तो ऐसे स्टॉक्स को थोड़ा ही आप अवॉइड कीजिए, बिकॉज ऐसे स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट करेंगे, यहाँ पे ये हिट करेगा, यहाँ पे ये हिट करेगा, बाद में वो मार्केट ऐसे मूवमेंट करेगा या तो ऐसे मूवमेंट करेगा, आपको नहीं पता। तो वोलेटिलिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वोलेटिलिटी। फिर 12th हो गया आपका लिक्विडिटी, ठीक है। ये पॉइंट का मतलब क्या है, लिक्विडिटी का मतलब है कि बेसिकली जो भी शेयर होती है आप बाय सेल कर रहे हो, तो अगर उसमें एक्टिव बायर्स सेलर्स होंगे तो आप इजीली उसमें एंटर करके एग्जिट कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो वोलेटाइल नहीं, सॉरी लिक्विड नहीं है। जैसे पेनी स्टॉक्स होते हैं, मतलब आपने खरीद लिया बट वो अटके पड़े रहे होंगे, जैसे बीच में आइडिया का चल रहा था, ऐसे अपर स्टॉक या कुछ लग गया, फिर ऐसे ऐसा चल रहा है, कोई बायर्स बायर्स भरे पड़े होंगे, सेलर नहीं हो गया, तो सेलर भरे पड़े होंगे, बायर नहीं हो गए, तो ऐसे ही इसकी ग्राफ बन रही होगी, फिर धड़ से ऐसे ऊपर चला जाएगा, फिर ऐसे धीरे 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 धीरे, तो ऐसे चीज़ों पे आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमेशा लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स चूज़ कीजिए, ठीक है। लो वोलेटिलिटी एंड हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स को ही आप चूज़ कीजिएगा हमेशा, ठीक है, फॉर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जो भी, ठीक है। फिर 13th पॉइंट है गाइज, क्या था, हेजिंग। हेजिंग कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आपको बोल दिया, हेजिंग क्या है क्या नहीं है। फिर 14 पॉइंट है गाइज आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या था, हम लोगों ने बोला जो कंपनीज के शेयर है उसको ओवरऑल एक्यूमुलेट कीजिए, वो पॉइंट है। फिर 15 पॉइंट हो गया आपका, सॉरी, म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होती है, तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि आपके पैसे को डिफरेंट फंड्स या तो इन्वेस्टर से लेके मार्केट में लगाती हैं। तो बेसिकली अगर हम ऐसे बोलें, दे अलाउ यू टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट इवन इफ़ यू हैव ए लिमिटेड फंड्स। मतलब अगर मान लीजिए आपके MRF का शेयर है 50,000, आप 50,000 उसमें लगा नहीं सकते, तो आप क्या करोगे कि एक म्यूचुअल फंड है, मान लीजिए कोई भी कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनको आपने बोला कि मेरा आप महीने के 1,000 रुपये लीजिए और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, SIP कीजिए या तो लमसम अमाउंट पे। तो वो क्या करेंगे, आपके 1,000 रुपये को एक 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 करके रुपए करके 100 शेयर में, डिफरेंट शेयर में लगा देंगे, ठीक है। जबकि उस शेयर प्राइस की दाम अलग हो सकती है, बट अगर ऐसे 1,000 लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो उनके पैसा को वो सेग्रीगेटेडली डिफरेंट कंपनीज पे खुद इन्वेस्ट करते हैं, तो रिस्क वो लेते हैं, पैसा आपका लगता है। तो बेसिकली एक म्यूचुअल फंड में उनका एक फंड मैनेजर होता है, वो टेक्स केयर ऑफ सिलेक्टिंग द राइट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन। तो म्यूचुअल फंड्स वो होती हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स है, ग्रोथ फंड्स है, हेज फंड्स हैं, डिविडेंड फंड्स हैं। तो जैसे आपका स्मॉल कैप, मिड कैप, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर 16 पॉइंट है गाइस इंडेक्स। इंडेक्स हम लोगों ने आपको बात किया था, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिर निफ्टी IT, फिन निफ्टी जो नया है, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। फिर 17 पॉइंट आ जाता है गाइस आपका था ब्रोकर। ब्रोकर हम लोगों ने बोला था कि हु टेक्स अ सर्टन परसेंटेज ऑफ कमीशन फॉर योर बाई सेल ऑर्डर इन द स्टॉक एक्सचेंज। अभी तो ऑनलाइन हो गया, ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स एंड ऑल दोस ब्रोकर्स, दे डू द सेम थिंग ऑनलाइन राइट नाउ, डिजिटली। पहले तो वो इंडिविजुअल लोग करते थे। 18 होता है गाइज डे ट्रेडिंग। तो डे ट्रेडिंग मतलब सिंपली सेम डे पे खरीद के सेम डे पे बेचना है, उसको इंट्रा डे ट्रेडिंग या तो डे ट्रेडिंग बोलते हैं। इस बेसिकली मतलब वही, जैसे बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक ऑन द सेम डे सो दैट ऑल द पोजीशन आर क्लोज बिफोर द ट्रेडिंग आवर्स ओवर द डे। मतलब आपकी जो भी ओपन पोजीशन अगर आपने बाई किया तो ऑटोमेटिकली वो स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे 3 बजे से, 3 साढ़े 3 बजे से पहले, तो उसको डे ट्रेडिंग बोला जाता है, ठीक है। 19 होता है गाइस डिविडेंड। जैसे आपने बोला कि कोई कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म, इंटरडे के लिए नहीं, आपने उसके डिलीवरी लिया है उस शेयर को, वो कंपनी के जो भी प्रॉफिट लॉस होंगे वो आपको ईयरली आपको वो पर शेयर के हिसाब से जो भी उनके डिसीजंस होते हैं डिविडेंड, वो आपको पे करती हैं अच्छी कंपनीज, ठीक है। एंड 20 है फाइनली पोर्टफोलियो, ठीक है।
तो पोर्टफोलियो का मतलब है कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट आपने किया है, तो बेसिकली इट्स अ सिंपल ऑफ द कलेक्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एज ए इन्वेस्टर हैज़ मेड। तो बेसिकली अगर आप खुद इन्वेस्टर हो, आपके जितने भी पोर्टफोलियोज़ हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट है, उसको ही डिफाइन करके बोला जाता है। ठीक है गाइस, तो ये था बेसिकली आज का वीडियो, जहाँ पे कि हम लोगों ने आपको 20 टर्म्स बताए हैं बेसिकली। तो आप इसमें से कौन से टर्म्स आपको समझ में आए, कौन से नहीं, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स अगर आती हैं, तो ट्राई करते हैं 500 लाइक्स आएंगी तो मैं फिर डिटेल लेवल पे नेक्स्ट वीडियोस पे जाऊंगा। आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि इनमें से कौन से पॉइंट्स को नेक्स्ट हम टचअप करेंगे। तो स्लो एंड स्टेडीली विल ऑल लर्न, विल ग्रो। ये वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एंड 500 लाइक्स पे दूसरा वाला वीडियो भी आना शुरू हो जाएगा। एंड यही हमारा मेन इंटेंशन है द स्टॉक मंत्रा के साथ, कि हम इजी लैंग्वेज में आपको बताना चाहते हैं। तो प्लीज़ बने रहिए द स्टॉक मंत्रा के साथ, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी। सो टेक केयर, बाय बाय।